अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर 18 की MCQs कराने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 15, 16, 17 के लेक्चर्स, MCQs, न्यूमेरिकल्स तमाम चीज़ें करवा चुका हूँ, वो भी कैचअप कीजिएगा। अपने साथ बुक और हाइलाइटर रख लें काइंडली। 10 MCQs हैं, थोड़ा हम समझ के करेंगे। निस्बतन आसान MCQs हैं इस चैप्टर की, क्योंकि ज़्यादातर बल्कि सारी थ्योरेटिकल हैं। इसमें न्यूमेरिकल लाइक कोई मैथमेटिकल मैथ्स वाली न्यूमेरिकल वाली MCQs नहीं है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स। चैप्टर नंबर 18 है मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स है। पहली MCQs में लिखा हुआ है कि इफ़ वी रिवर्स, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, वी वर आ गया यहाँ पे, ये रिवर्स है, वर नहीं है। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर फ़र्ज़ करें कि करंट इस रुख पे चल रहा था किसी कंडक्टर में या वायर में ओरिजिनली, तो वो कह रहे हैं रिवर्स कर दें अगर, तो क्या होगा। तो पहले ये समझें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने नेबरहुड में, सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओरिजिनेट करता है। अब इसको राइट हैंड थंब रूल से या ग्रिप रूल से आप जो है स्टडी कर सकते हैं। यानी अभी अगर ऊपर की तरफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। अब इसका मतलब अगर ये डाउनवर्ड हो जाएगा करंट, तो देखिए क्लॉकवाइज मेरी फिंगर्स बन रही हैं राइट हैंड की, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी रिवर्स हो गई। तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। मुख्तसर ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन चार ऑप्शन में से। एप्लीकेशन, माइक्रोवेव ओवन में तो वेव्स का उसूल चलेगा, दूसरी जो होती है हमारी माइक्रोवेव्स। इलेक्ट्रोलाइसिस में तो केमिकल आयोनाइजेशन का अमल चलेगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस में लाइट और फोटोन का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो एक ही आसान सा ऑप्शन बच रहा है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं वो इसी उसूल पे काम करती हैं कि उनकी जो रेल्स होती हैं यानी पटरियाँ होती हैं वो मैग्नेटिक लेविटेशन उसूल पे चलती हैं, यानी वो टच नहीं कर रहे होते हैं उसके व्हील, उसको मैग्नेटिक फील्ड के उसूल से वो संभाल के, या यूँ समझें कि वो तैर रही होती है, उड़ रही होती है। हमारी जो ट्रेडिशनल ट्रेन्स हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, उस तरह की जो है बुलेट ट्रेन्स नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड के उसूल पे चलती हैं। वो उसको लेविटेशन इसलिए कहते हैं कि वो उड़ती हैं या मुअल्लक होती हैं अपने रेलवे ट्रैक से। तीसरी MCQ में लिखा हुआ है कि ये एक इक्वेशन है F=BIL। इसको हम सिर्फ उस वक्त यूज़ कर सकते हैं, कैन ओनली, अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी B, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी L, और इलेक्ट्रिक करंट यानी I क्या हो। तो अगर आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की कहानी पढ़ी हो कि A क्रॉस B जो होता था, तो ये इस उसूल पे आपका आ जाएगा F=IL क्रॉस B। इसका ये मतलब हो रहा है कि ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर ये लेंथ है, ये करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तभी इन तीनों का रिज़ल्ट आएगा, फोर्स बनकर इन तीनों पर जो रिजल्टेंट आएगा। तो इस बुनियाद पे इसका आंसर हो गया एट राइट एंगल्स टू ईच अदर।
यानी ये सब एक दूसरे के साथ 90 पर है, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। इसको यूँ समझ लें, आप मेरे हाथ की तरफ देखें, अगर मैं इसमें ये अपनी 3 फिंगर्स ओपन कर दूँ तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये 3 जो है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये 2 आपस में परपेंडिकुलर आपको दिख रहे होंगे, ये 2 आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे, और ये 2 आपस में। इसको कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर या एट राइट एंगल टू ईच अदर। आसान एमसीक्यूज चल रही हैं, गुड। लेकिन साथ साथ समझते भी रहें। जो लोग कह रहे हैं कि इसकी तो आंसर की हमें मिल चुकी है, तो समझ लेंगे तो एप्टीट्यूड और एमसीक्यूज का थोड़ा सा चेंज जो है वो भी आपको सर्वाइवल में मदद देगा। क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज का आने का कोई वादा नहीं कर सकता आपसे। एमसीक्यू नंबर 4, द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज डबल्ड। चार्ज क्यू को कहते हैं चार्ज, वो डबल कर दें, यानी समझे 2q हो गया। वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, वेलोसिटी सेम ही रहे यानी v रहे। तो बताएं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फोर्स का वेलोसिटी और चार्ज से क्या ताल्लुक़ है। तो इसका एक फार्मूला होता है F = QVB। इसको कहते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। पीछे जो गया है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। उसके डिपेंडिंग फैक्टर्स थे करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। उसमें से कुछ बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, घटाएंगे कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके फैक्टर्स हैं ये तीनों। अब वो कह रहे हैं चार्ज को डबल कर दें, कर दिया भाई। वेलोसिटी को कुछ ना चेंज करें, ठीक है भाई। तो क्या मतलब हो रहा है आप खुद ही देखें, फोर्स भी डबल हो जाएगी क्योंकि तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, वी को चेंज नहीं करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगी, और बी को भी चेंज नहीं करेंगे तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसको साइड पे चेंज करके भी प्रैक्टिस करें कि अगर, वैसे इसका पहले समझ लें, इसका हो गया डबल्ड, यानी ए ऑप्शन आ गया। लेकिन साइड पे लिख लें, वो कहता है कि चार्ज को हाफ़ कर दें, वेलोसिटी को भी हाफ़ कर दें तो 1/4 हो जाता। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वाड्रुपल को नहीं समझते हैं। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 टाइम्स। अब जैसे फ़र्ज़ करें, वो कहता चार्ज को भी डबल कर दो और वेलोसिटी को भी डबल कर दो, तो ये वाला ऑप्शन आ जाता कि दोनों को डबल करने से 2 2 4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स। समझ रहे हैं? वेरी गुड। एमसीक्यू नंबर 5, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड जो है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। इसको सोलेनॉइड कहते हैं, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। एल लिख दिया का मतलब है कितनी लेंथ का सोलेनॉइड है, उस पर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया मेरे डायग्राम बनाते ही। वो कह रहे हैं इंक्रीज़ करनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका भी मैं एक तरीका बता दूं। एक तो फार्मूला है इसका तरीका, अगर आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ो, सोलेनॉइडल फील्ड का ये फार्मूला है। सोलेनॉइडल फील्ड यानी किसी सोलेनॉइड के करंट की वजह से जो फील्ड बनती है। अब इसमें देखिए, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वैक्यूम में, ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी n बढ़ाएंगे और करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी सोलेनॉइडल फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और करंट के बढ़ाने से भी। तो अब ऑप्शन में जल्दी से ढूंढें मुझसे पहले, तो एक ही मिला आपको, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पहला। लेकिन अगर करंट भी लिखा होता किसी ऑप्शन में तो बोथ ऑफ दीज हो जाता, या ये ना लिखा होता इसकी जगह पे करंट लिखा होता तो यही वाला ऑप्शन करंट के साथ हो जाता। लेकिन अब इसमें जो है एक इशू आ रहा है, और वो ये है कि उन्होंने इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड भी बोला हुआ है, ये सी ऑप्शन। तो अब दोनों से फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगी। अब बी ऑप्शन वो बोथ ऑफ दीज है नहीं, तो ऐसे में मोर अप्रोप्रिएट जब होगा तो आप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे, क्योंकि हर टर्न के अंदर करंट होगा। करंट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स यानी वायरिंग या वाइंडिंग के अंदर होता है। तो मेन ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, इस वाले ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे।
क्योंकि बोथ ऑफ दीज है नहीं और मिस प्रिंटिंग भी नहीं है। तो ये इसमें बारीकी एक है कि जो टर्न्स होती हैं उसके अंदर करंट होता है, यानी ये जो है इसके अंदर करंट चल रहा है। तो अब जितनी टर्न्स ज़्यादा होंगी अल्टीमेटली करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है टर्न्स पे दारोमदार बेसिकली हो गया कि टर्न्स ज़्यादा हैं तो सोलेनॉइड की फील्ड स्ट्रांग है। नंबर 6, इसमें कह रहे हैं कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो उसके इनसाइड होती है, यानी उसके अंदर होती है, प्लेन के अंदर, प्लेन ऑफ सोलेनॉइड कहते हैं उसको। ये जो सोलेनॉइड जिस रुख पर स्ट्रेच होता है, फैला हुआ होता है, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सोलेनॉइड। वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड के अलोंग क्या होगी। ये भी आसान है, क्योंकि अगर सोलेनॉइड यूनिफॉर्म है ये, तो फील्ड भी यूनिफॉर्म ही रहेगी। यूनिफॉर्म सोलेनॉइड तो यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म से मुराद है कि सोलेनॉइड का जो थिकनेस है और उसके ऊपर वाइंडिंग है वो यूनिफॉर्म एक जैसी है, कहीं से पतला, कहीं से मोटा, या कहीं से नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और कहीं से कम नहीं है। तो इसकी बुनियाद पे इसका ऑप्शन बी हो गया कि यूनिफॉर्म फील्ड होगी अगर इन साइड पूछें। अच्छा, इसमें साइड पे इसका रीमेक लिखें। अगर वो आउटसाइड बोल देता तो ये ज़ीरो वाला आ जाता, क्योंकि एज यू गो आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड विल बी मिनिमाइज्ड। आउटसाइड सोलेनॉइड जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नंबर 7, द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स अराइजेस ड्यू टू। ये तो बच्चों वाला है, मुझसे पहले बताएं। आज जहाँ से शुरू किया था मैंने वहीं पे एक जुमला बोला था, अगर वो याद रह गया हो तो ये फटाफट आप कर सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान जो फोर्स आती है, यानी कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक और करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इनके अंदर जो एक फोर्स आ जाएगी जो इनको अपने इहाते में ले लेगी, यानी अपने मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में ले लेगी करंट की वजह से, पैरेलल कंडक्टर। तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पोलराइजेशन तो किसी नॉन कंडक्टिंग चीज़ को कंडक्टिंग बनाने को कहते हैं पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक अलग चीज़ है जिसमें चेंज ऑफ करंट करना पड़ता है, इसमें करंट तो चेंज ही नहीं हो रहा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन का मतलब होता है कि दो चार्जेस जो स्टैटिक हों वो आपस में इंटरैक्ट कर जाएं। तो यहाँ पे चार्जेस की तो कहानी ही नहीं है, यहाँ पे करंट चल रहा है। समझ के कर रहे हैं बेटा, गुड। MCQ नंबर 8, इस चैप्टर में गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर का भी एक टॉपिक था, ये उसके मुतालिक आ गया है। सोलेनॉइड पिछला जो गुजरा है वो भी एक टॉपिक था। लेकिन MCQ टॉपिक पे चलती हैं, टॉपिक समझ के करेंगे तो आपको MCQ इंशाल्लाह खुद से करने आ जाएंगी। MCQ नंबर 8 में कह रहा है कि अगर हम एक हायर वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, किस चीज़ का भाई, वोल्ट मीटर का, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। इसका जवाब, अच्छा एक चीज़ समझ लें, वोल्ट मीटर वोल्टेज को चूँकि मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगी तो वो क्या करेगा, गैल्वानोमीटर को, उसके कॉइल को सेफ रखेगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे देता है फ्यू मिलीमीटर्स या माइक्रो एम्पेयर्स पर। तो इस बुनियाद पे वोल्ट मीटर का कभी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो वो तो इंक्रीज़ करने से बढ़ जाएगा। यानी सीधी सी बात लिखते हैं कि वोल्ट मीटर की अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएं। एमीटर में इसका उल्टा करना पड़ेगा। अगर एमीटर में आपको करंट बढ़ाना है तो उसकी रेजिस्टेंस को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगता है, इसमें सीरीज़ में मल्टीप्लायर या सीरीज़ रेजिस्टर लगता है। तो इसका ऑप्शन 8 का हो गया ए। इंक्रीज़ करने से वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी। इस हायर वोल्टेज मतलब है इसकी रेंज का बढ़ाने की ख्वाहिश है किसी मैन्युफैक्चरर को, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। इसी तरह रेंज ऑफ एमीटर का ऑप्शन इसका उल्टा वाला, डिक्रीज़ वाला जो है ये एमीटर में आ जाता है। देख रहे हैं फ़ायदा क्या हो रहा है सर से क्लास लेने का।
10 से तकरीबन 15-16 MCQs मिल गई आपको, क्योंकि जो जो चेंज हो सकती है वो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। 9 में कह रहा है एक प्रोटॉन है जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से जो है चलता है, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको यूँ समझें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो प्रोटॉन यूँ जा रहा है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो फोर्स की क्या होगी। ये बहुत आसान है, जल्दी से बताएं मुझसे पहले। अभी पीछे एक टॉपिक गुजरा याद है, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी अगर फील्ड की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फोर्स की डायरेक्शन उस पर परपेंडिकुलर है, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो पक्का ही कर लें आप कि ये सारे जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये देखें, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स परपेंडिकुलर उस पर आ जाएगी। MCQs नंबर 10 आखिरी। अच्छा, आखिरी MCQs करने से पहले अगर आप लोगों को न्यू बुक के या केमिस्ट्री के, उर्दू इस्लामियात, उर्दू पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश वगैरह सबके नोट्स वोट्स चाहिए, कंप्यूटर बायोलॉजी, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मालूमात भी कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ नॉलेज और गाइडलाइन और पूरी प्रिपरेशन चाहिए तो आप इसमें वन टाइम पेमेंट करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। यही इजी पैसा अकाउंट नंबर है, यही व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। मालूमात भी आप इस पर कर सकते हैं, क्वेरीज अपनी कोई चाहें तो। यू आर ऑलवेज वेलकम। आखिरी MCQs है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, ये तो बात ही ख़त्म हो गई। पैरेलल यानी फील्ड ये चल रही है तो पैरेलल उसके इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब खुद ही बताएं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसका मतलब हो गया इसके अंदर साइन थीटा आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। पैरेलल में थीटा हो जाता है 0 डिग्री, साइन 0 हो जाता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि क्यू वी बी इंटू 0, ये वाला हिस्सा इसका 0 हो गया। मुख्तसर ये हुआ कि जब पैरेलल कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में चलता है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, 0 फोर्स। अगर परपेंडिकुलर चलेगा तो मैक्सिमम फोर्स आएगी, साइड पे लिख लें, मैक्सिमम परपेंडिकुलर में होती है और मिनिमम यानी 0। अच्छा, मिनिमम का मतलब 0 नहीं है, यहाँ पे 0 का एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। और ये देखें मूविंग पैरेलल, यहाँ पे धोखा है, मिनिमम को भी 0 बोलें तो आगे लिखा है परपेंडिकुलर। तो ज़रा ख्याल रखिएगा कि 0 उसी वक्त होगा जब पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल का एंगल 0 और साइन 0 0। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें कभी, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिया करें। अपना और वालिदैन का ख़ास करके बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है, नमाज़ों की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।